Assalamualaikum all. We are back with the discussion of subject of accounting, business and society. और सिंपल वर्ड्स में जिसे हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या बिजनेस स्टडीज के नाम से भी जानते हैं। हम लोग अभी तक जो चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं उसमें बिजनेस के बेसिक्स हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के कंटेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप कौन है। बेसिकली हमारी जो थी कि बिजनेस जो है वो उसकी नीड क्या है, वो कैसे जनरेट होता है, कौन जनरेट करता है उसको, एंटरप्रेन्योर से। देन उसके बाद अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास कौन से ऑप्शंस हैं बिजनेस के। लाइक ओनरशिप वो कौन सी रखेगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकता है, वो पार्टनरशिप में जा सकता है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्मूलेट कर सकता है या कंपनी बना सकता है। देन कंपनी से रिलेटेड हमने फर्दर डिटेल्स देखी कि अगर कंपनी बनानी है तो उसकी जो डिटेल्स हैं कंपनीज एक्ट 2017 के पर्सपेक्टिव से। आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी के अलावा येट देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो भी बनाई जा सकती है। वो क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे फार्मूलेट होती है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। आफ्टर दैट समटाइम ऐसा होता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी या किसी फॉर्म में आ जाएं, लेकिन बिजनेस आपका सेपरेट रहे, आप कंबाइन कर लें उसको किसी और के साथ, किसी दूसरी फर्म के साथ, किसी दूसरे बिजनेस के साथ। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्बिनेशन। अब ये भी एक ऑप्शन मौजूद है एंटरप्रेन्योर्स के पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का या उसको बेहतर तरीके से रन करने का। अब जो आज हमने डिस्कस करना है कि whatsoever form of business that is being carried out by an entrepreneur or being a businessman or an owner, तो उसने कुछ चीजें उसके बिजनेस में जरूर परफॉर्म होती हैं जिन्हें हम बिजनेस फंक्शंस कहते हैं। बेसिकली दीज आर द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसको एक एंटरप्रेन्योर ने या एक मैनेजर ने या एक बिजनेसमैन ने मैनेज करना होता है। तो उसको हम बिजनेस फंक्शन का नाम देंगे। देयर आर वेरियस बिजनेस फंक्शंस। तो अब हमारा जो कमिंग चैप्टर्स हैं उनमें से काफी सारे जो चैप्टर्स हैं वो बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड ही हैं। तो उनमें से आज हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट फंक्शन दैट इज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फंक्शन। लेकिन दैट इज बेसिकली लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट भी कर दूं, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन। अब ये क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये वो डायग्राम है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर बेसिकली द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब जो बिजनेस फंक्शंस हैं वो क्या है बेसिकली, जिस तरह हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है, रिस्क लेता है बिजनेस स्टार्ट करने का। अब जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके पास फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब वो बिजनेस अगर फॉर्म ऑफ ओनरशिप में जो भी वो रखता है वो समटाइम बिजनेस कम्बिनेशन में भी एंटर हो सकता है। लेकिन चाहे वो स्मॉल बिजनेस परफॉर्म करेगा या एक लार्ज बिजनेस परफॉर्म करेगा, वो छोटी फर्म होगी या बहुत बड़ी फर्म होगी, उन सब के अंदर जो है वेरियस फंक्शंस होंगे। आप एक रिटेलर को ले लें। एक रिटेलर जो है वो चीज बाय करता है और उसको उसी कंडीशन में बेच देता है। दैट इज व्हाई दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिटेलर। बायर एंड सेलर, तो उसका जो कंबाइन वर्ड है दैट इज रिटेलर। वो बाय करता है और सेल कर देता है विदाउट मॉडिफिकेशन। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं, अब रिटेलर देखें वो भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो वो बाय कर रहा है, बाइंग फंक्शन कर रहा है। देन वो सेल कर रहा है, सेलिंग फंक्शन कर रहा है। बाय करते हुए वो कैश पे करेगा या क्रेडिट पे परचेज करेगा। सेल करते हुए वो कैश लेगा या क्रेडिट पे सेल करेगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, जब वो कैश में डील कर रहा है तो वो फाइनेंस को डील कर रहा है, उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा, वो अकाउंटिंग में डील कर रहा है। अपनी चीज बेचने के लिए वो उसको लोगों को बताएगा कि आई हैव दिस प्रोडक्ट। उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो वो मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। विद इन रिटेल बिजनेस जो है वो वेरियस एम्प्लॉइज को मैनेज करेगा। ठीक है, जिस तरह एम्प्लॉइज जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे, उनसे काम लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वो मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सपोज उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, वो कहता है कि एक नया टाउन ओपन हो रहा है, मैं वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइज ओपन करता हूँ। अब ये उसके लिए पूरा प्लान करना, उसने यहाँ वो स्ट्रेटेजीज बना रहा है। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर जो है, या एक वो छोटे से लेवल पे भी हो या एक बहुत बड़ी फर्म की शक्ल में हो, उसको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब वो सारे जो हैं वो बिजनेस फंक्शंस हैं हमारे। जिस तरह ये केस है आपके सामने, मैं स्लाइड्स आप लोग को शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने इसमें देखना है कि वो कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। ये बेसिकली बिजनेस फंक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे प्रोसेस में से कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर रहा है। हम अगर स्टार्ट करें इसको लीडरशिप से, लीडरशिप इज द फर्स्ट फंक्शन। आज हम लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है।
मैनेजमेंट फंक्शन है, मैनेज करना चीज़ों को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉइज को मैनेज करना। ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है कि जो हमारे बिजनेस की बेसिक एक्टिविटीज़ है, जो हमारे बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होती हैं एक्टिविटीज़, वो सारी ऑपरेशंस कहलाती हैं। या प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये यूजुअली प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चर और सर्विसेज बिजनेसेस के लिए होता है। ट्रेडिंग के अंदर प्रोडक्शंस नहीं होती, उनमें सिर्फ ऑपरेशन होते हैं। देन मार्केटिंग है, हम मार्केटिंग करते हैं, आप जानते हैं इसी को। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ये भी हम करते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, आप लोग अकाउंटिंग को जानते हैं, फाइनेंस के वर्ड से आप फेमिलियर हैं। अब ये सारे आपने देखने हैं कि क्या ये जो मिस्टर अली का केस है, जो एक वर्कशॉप ओनर है, ठीक है, तो क्या वो जो है ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं, ये आप लोगों ने इसको रीड करना है। हम जो है वो डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। ये दो सबसे बड़े फंक्शंस हैं जो एक बिजनेस परफॉर्म करता है। अब इन सब फंक्शंस का, क्योंकि हमने अभी बात की है कि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितनी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो फंक्शंस की फॉर्म में होती है। अब रिमेंबर, अगर एक सोल प्रोवाइडरशिप है, तो सोल प्रोवाइडरशिप में जो सोल प्रोवाइडर होगा, जो ओनर होगा बिजनेस का, वो खुद ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। वो खुद ही लीडर होगा, खुद ही मैनेजर होगा, खुद ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन को खुद ही मैनेज करेगा, मार्केटिंग को, सेल्स को, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को, सारी चीजों को वो खुद ही मैनेज कर रहा होगा। पार्टनरशिप होगी तो पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर्स में डिवाइडेड हो ये टास्क। किसी को रोल दिया जाए कि आप एम्प्लॉइज को देखो, किसी को रोल दिया जाए आप सेल्स को देखो, किसी को रोल दिया जाए आप फाइनेंस के एस्पेक्ट को देखो, किसी से कहा जाए अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करो। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो है ये डिवाइड हो गए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो फंक्शंस हैं, वो जो ड्यूटीज हैं, वो डिवाइड हो गई। एक बड़ी फर्म में जो जिस तरह कंपनीज होती हैं, कंपनीज भी बहुत बड़े बड़े साइजेस में होती हैं। अब एक कंपनी जो है वो 2 से 50 लोगों की भी हो सकती है, एक सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है। लेकिन कंपनी ऐसी भी हो सकती है जिसमें थाउजेंड्स में शेयर होल्डर्स हों, जिसके जिसके एम्प्लॉइज जो हैं वो 100,000 प्लस हों। आप एग्जांपल ले लें कोई भी फर्म की, ठीक है, उसके अंदर ये आप जनरल इलेक्ट्रिक की मिसाल ले लें, 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। कोका कोला जाना पहचाना नाम है, कोका कोला के एम्प्लॉइज जो हैं वो, अब इमेजिन करें कि अगर वो दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में मौजूद है, तो उसके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे। पेप्सी की एग्जांपल ले लें, टोयोटा की एग्जांपल ले लें, होंडा की एग्जांपल ले लें, आप इन बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स की एग्जांपल ले लें, नेस्ले के नाम से आप फेमिलियर हैं, आप उसको जहन में लेके आए। तो जहां जहां नेस्ले के प्लांट्स हैं, जहां जहां नेस्ले वाले काम कर रहे हैं, तो वो ये सारे काम कर रहे होंगे। अब वहां पे एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह कि वही लीडर हो। अब नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है, पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि स्विट्जरलैंड से एक लीडर जो है वो पूरी दुनिया की कंपनी को मैनेज कर सके? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रोल्स डिवाइड हो जाते हैं। ये सारे जो फंक्शंस हैं इनके सेपरेट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। एचआर अलग डिपार्टमेंट बन जाता है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट, R&D का अलग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये सारे काम जो हैं ये डिपार्टमेंट्स की शक्ल में होंगी। सारी एक्टिविटीज समटाइम ये मर्ज होंगी। जिस तरह लीडरशिप कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे लीडरशिप भी मौजूद होगी। तो अब ये लीडरशिप क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, चाहे वो आइसोलेटेड लेवल पे है, चाहे वो एक बहुत बड़ी फर्म की शक्ल में है, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल है, चाहे वो ओनर मैनेजर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सबके अंदर मौजूद होते हैं। वो कैसे मौजूद होते हैं, उनमें बेसिक क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। हमारा प्राइम फोकस है इस पूरे जितने भी आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें। तो अब ये सारे करने का पर्पस क्या है? हम अगर बात को लें एक कंपनी के लेवल पे जहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो क्या फायदा होगा? स्पेशलाइजेशन होगी कि उसमें एचआर वाले एचआर का काम कर रहे होंगे, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम कर रहा होगा, सेल्स वाला सेल्स का काम कर रहा होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का काम कर रहा होगा। तो दे वुड बी स्पेशलाइज्ड। और हम लोगों ने पढ़ा था जब चैप्टर 1 था हमारा, कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन का एक जो ऑप्शन मौजूद है, जो आसान हल मौजूद है, वो है स्पेशलाइजेशन। जब आप स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं तो फिर उस सूरत में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाती है, और उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बेटर आउटकम दी जा सकती है। देन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि स्पेशलाइजेशन है तो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल होगी और बेस्ट होगी, आप उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एफिशिएंसी एंड एक्टिविटीज है, हमारी जो एक्टिविटीज है उनमें एफिशिएंसी आ जाती है। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है, ये मैनेजमेंट फंक्शन में हम पढ़ेंगे भी सही, ठीक है, लेकिन आप यूं कह लें कि जब हम जो है कोई भी इनपुट लें और इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लें, तो हम उसे एफिशिएंसी कहेंगे। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एफिशिएंसी की, लेकिन हम इसको डिटेल के साथ मैनेजमेंट फंक्शन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसमें जब स्पेशलाइजेशन होती है, हर डिपार्टमेंट अपना यूनिक और जो है इंटरडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है,
तो उस सूरत में क्या होगा, वो एफिशिएंसी होगी बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ज्यादा हेल्प होती है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कि इससे जो ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट है वो ज्यादा पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, हर डिपार्टमेंट ने एक स्पेसिफिक काम करना होगा, उसको जहन में रख के जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटीज की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, उनको इवेल्युएट करना आसान होगा और आउटपुट को मेजर करना भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। एंड इससे इवेल्युएशन मैकेनिज्म भी हो सकती है। जिस तरह आप देखें ना, ये सारे काम अगर एक सोल प्रोवाइडर कर रहा है तो हो सकता है वो इन सारी एक्टिविटीज में से जो है वो 8 एक्टिविटीज में से 6 में अच्छा हो, 2 में पुअर हो, तो हम क्या कहेंगे वो कैसा है। लेकिन अगर हमारे डिपार्टमेंट्स हों ये बने हुए, 6 डिपार्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट्स पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, हमें इवेल्यूएशन का एक सेपरेट मैकेनिज्म मिल जाएगा, हमें पता होगा हमने लीडर को कैसे इवेल्यूएट करना है, हमें पता होगा हमने फाइनेंस को कैसे इवेल्यूएट करना है, और सबके लिए सेपरेट इवेल्यूएशन सिस्टम होगा। जब आइसोलेशन में ये चीज़ें काम कर रही होंगी, तो जब ये सोल प्रोवाइडर ही सारे काम कर रहा होगा तो फिर इवेल्यूएट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ओके, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट। ऑफ कोर्स मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि अगर 6 एरियाज आर वर्किंग वेरी वेल और 2 एरियाज जो हैं वो बेसिकली अंडरमाइन कर रही हैं सारी चीज़ों को, तो हमें पता चलेगा कौन से 2 एरियाज हैं जिनमें बेसिकली अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको इम्प्रूव हम कर सकें और उसकी बेस पे हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि अब हमें पता होगा कि हमने एड में से किन चीज़ों, किन डिपार्टमेंट्स पे या किन फंक्शंस पे जो है वो बेसिकली करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। तो ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर करेक्टिव एक्शंस फॉर दोज फंक्शंस दोज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दोज आर नॉट अप टू द मार्क, जो स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर रहे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू जब हमारे पास फंक्शनल एरियाज डिवाइडेड होते हैं। तो ओके, अब उनमें पहला फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लीडरशिप फंक्शन। लीडरशिप के वर्ड से आप सब फेमिलियर होंगे। लीडरशिप का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है लीडर से। लीडर वो होता है जो लीड करता है, तो लीड करने वाला सबसे आगे आगे होता है ना, तो लीडर इज वन हु इज अहेड ऑफ एवरीवन। ठीक है, वो सबसे आगे आगे, जब वो सबसे आगे चल रहा होता है तो उसको सबसे पहले मुश्किलें फेस होंगी, तो अपनी मुश्किलें बताएगा पीछे वालों को, भाई ये मुश्किल है, आगे रेडी हो जाओ। ठीक है, वो उसका सोल्यूशन भी बताएगा क्योंकि वो उसको मुश्किल को क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, तो ही विल लेट अदर्स नो कि दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू शुड डू इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल। तो लीडर का बेसिकली काम क्या हुआ यहाँ पे, एक तो लीड करना, सबसे आगे चलना। तो जब वो सबसे आगे है तो उसके पास क्या है, नजारा भी सबसे आगे का है ना, वो सबसे पहले वो चीजें देख रहा है जो कोई नहीं देख रहा, उसके पास वीएन है। नंबर 1 पॉइंट कि वो उसको, उसके पास वो वीएन है जो पीछे वालों के पास नहीं है, जो फॉलोअर्स के पास नहीं है। दूसरा, वो करके दिखा रहा है, वो सबसे आगे आगे है, तो वो जब करके दिखा रहा है तो वो इंस्पायर कर रहा है लोगों को। मुश्किल आई है तो सबसे पहले उसने खुद फेस किया, उससे पहले पीछे वालों को बताया, उसके बाद उसने पीछे वालों को बताया भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, यू हैव टू फेस दैट एंड दिस इज द वे टू फेस दैट। अब उसने जब खुद फेस की होगी तो ही माइट बी नॉट फेमिलियर विद दैट सिचुएशन इधर, और यू कैन से कि ही वुडंट बी फेमिलियर कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, लेकिन उसने अपने स्किल, अपनी एबिलिटी, अपने मोटिवेशन से उसको सॉल्व किया होगा। अब थर्ड चीज जो है वो फिर क्या करेगा, वो मोटिवेट करेगा दूसरों को। अब वो कहेगा ये तो मुश्किल कोई चीज ही नहीं है, ये तो मैंने कर ली है, आप लोग इससे बड़ा काम कर लो। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, वो मोटिवेट करता है दूसरों को। इकबाल का एक शेर आपने माइट भी सुना हो कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। वो जो मीरे कारवां है वो लीडर ही है ना, वो इमाम है एक कारवां का, एक जो कन्वाई जा रहा है वो उस कन्वाई का लीडर है। तो उसके क्या खूबियां हैं, जो फर्स्ट उसके मिसरे में उसने कही ना, निगाह बुलंद वो वियन है, सुखन दिल नवाज लोगों को भाने वाला उसका तरीका होता है। वो कैसे होता है, वो मोटिवेट कर रहा है लोगों को। जहाँपुर सोज, ठीक है, एक्टिव प्रोएक्टिव उसकी जो है ना पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, पुरसोज है, लाइक उसमें जो है ना वो एक्टिवली काम करता है, एक्टिवली चीजें करता है, जब वो करता है तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं। यही 3 खूबियां इकबाल ने भी कही हैं। तो लीडरशिप की स्टडीज भी यही कहते हैं कि एक इंसान में 3 खूबियां होती हैं, विजन, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो ये 3 जो नीचे आपको खूबियां नजर आ रही हैं लास्ट पॉइंट के अंदर, लीडर हैज फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी के बेस पर अगर हम लीडरशिप को डिफाइन करें, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड एंड एग्री अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ टू डू इट, एंड द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स टू अकम्प्लिश शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब ये वही चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की। ये गैरी यूकल की है, बहुत अच्छी बुक है इस बंदे की लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स ऑन लीडरशिप, तो मैंने वहां से ये डेफिनेशन ली है। तो अब क्या हमने कॉन्सेप्ट बनाया, जो लीडर होता है उसके पास एक विजन होता है, वो लोगों को इंस्पायर करता है और पर्सनल एग्जाम्पल से इंस्पायर करता है, और वो लोगों को मोटिवेट करता है छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, बड़ी चीज के लिए।
खुद तो वो फेस कर, जो कहता है यार जो मैंने फेस कर ली तो बड़ी छोटी चीज है, तुम लोग इससे बड़ी चीज कर सकते हो। ठीक है, जब जब वो लोगों को ये कहता है ना कि यू कैन डू बियॉन्ड एनीथिंग या बियॉन्ड द लिमिट्स, तो लोगों का ऑटोमेटिकली मोटिवेशन जो है वो हाई हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लीडर। तो अब जो लीडर है, ये एक बिजनेस में कौन होगा? बिजनेस में लीडर देखिए कौन होगा ना, एक तो फाउंडर लीडर हो सकता है जो बिजनेस बनाएगा। एंटरप्रेन्योर लीडर है, इसलिए एक लीडरशिप की फॉर्म एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप भी कहलाती है। तो एंटरप्रेन्योर लीडर है ना, उसको एक विजन नजर आता है, वो एक डायरेक्शन सेट करता है कि हम हमें ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। वो बिजनेस सेटअप करके स्टार्ट करके लोगों को इंस्पायर करता है, वो अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करेगा, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करेगा, और वो मोटिवेट करेगा। वो कहेगा यार ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो हो जाता है, मैंने यूं कर लिया था, आप लोग भी कर लोगे। वो लोगों को मोटिवेट करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर कुड बी अ लीडर। देन वही एंटरप्रेन्योर्स में से कोई पार्टनर लीडर हो सकता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर सोल पार्टनरशिप में है तो वो अकेला ओनर ही लीडर होगा। पार्टनरशिप में जाएंगे तो पार्टनर कुड बी अ लीडर। ठीक है, कि एक पार्टनर जो है वो फॉर्म करता है बिजनेस, वो बाकी लोगों को अपने साथ मिला लेता है। ठीक है, और उनको लीड करता है। दैट पार्टनर, मोर देन वन पार्टनर कुड आल्सो बी अ लीडर। कंपनी के अंदर कंपनी बनाने वाले जो प्रमोटर्स हैं, अगर तो प्रमोटर ही खुद अपना अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर रहा है, दैट प्रमोटर कुड बी अ लीडर। सब्सक्राइबर कुड बी अ लीडर, कि एक सब्सक्राइबर है, उसने बिजनेस का आइडिया दिया है। आपको पता है जो एमओए पे साइन करते हैं वो सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। तो उन्होंने बिजनेस का आइडिया दिया है, एक या एक से ज्यादा लोगों ने, उन्होंने प्रमोटर हायर किया कि उनके बिजनेस इस्टेब्लिश करके दे, उनको कंपनी बना के दे। अब वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बिजनेस जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, वो बिजनेस को आगे बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बन जाते हैं। तो दो सब्सक्राइबर्स कुड बी द लीडर्स। हो सकता है सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाएं, नई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से वो किसी को चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं, किसी को सीईओ सेलेक्ट करते हैं। दो चेयरमैन और सीईओ कुड बी द लीडर, क्योंकि वो कंपनी की डायरेक्शन सेट करते हैं। तो लीडर जो है वो याद रखें, इन ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक ओनर मैनेजर हो और ओनर लीडर हो, पार्टनर्स में से कोई लीडर हो, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से चेयरमैन लीडर हो या सीईओ लीडर हो। ठीक है, ये सारे लीडर्स कहलाते हैं फॉर्मल लीडर्स। हम यहाँ बिजनेस के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो हम बिजनेस के परस्पेक्टिव से फॉर्मल लीडरशिप की ही बात करेंगे। अदरवाइज ये इनफॉर्मल लीडरशिप भी होती है, लाइक आप किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जाते हैं, ठीक है, उनके हाथ पे बैत कर लेते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल लीडर होंगे। आपके फादर कुड बी योर लीडर, योर मदर कुड बी अ लीडर, योर ब्रदर और योर सिस्टर कुड बी अ लीडर, योर टीचर इवन कुड बी अ लीडर। टीचर क्लासरूम के अंदर जो है, टीचर इज अ फॉर्मल लीडर। लेकिन सम टाइम होता है कि हमें टीचर इतने अच्छे लगते हैं, हम उनसे इतने इंस्पायर होते हैं कि हम अपने लाइफ के डिसीजन लेते हुए उनसे मशवरा करते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अब वो लीडरशिप के फॉर्मल रोल पे नहीं है, क्लास नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको एक्सेप्ट किया एज अ लीडर कि वो हमें डायरेक्शन देंगे। तो दैट वुड बिकम अ फॉर्म ऑफ बेसिकली इनफॉर्मल लीडर। ओके, तो हम लीडरशिप की बेसिक बात को डिस्कस कर चुके हैं। अब लीडर होता कौन है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक इंसान लीडर है या नहीं है? तो इसके बारे में वेरियस अप्रोचेस हैं। लाइक सबसे पहली अप्रोच जो तारीख में रही है, जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव रहा है लीडर के ऊपर, वो ट्रेट अप्रोच है, कि लीडर में कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो आम लोगों में नहीं होती। ठीक है, आप वसल्लम सादिक और अमीन थे, लोग उनको फॉलो करते थे, लोग उनकी हर बात पे बिलीव करते थे। लोग इस बात पे भी बिलीव करते थे इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, आप वसल्लम ने कहा, लोगों ने कहा जी आप हमेशा सच बोलते हैं तो इसलिए हम मानते हैं कि आ रहा है। ये ट्रेट है कि सच्चे थे, ईमानदार थे, अमानतदार थे, अमीन थे, सादिक थे। ठीक है, तो अब बेसिकली ये क्या है कि लीडर के अंदर कुछ ट्रेड्स होती हैं, वो ट्रेड्स ऐसी हैं जो आम लोगों में नहीं होती। तो दैट इज वाई दैट इंडिविजुअल इज अ लीडर। अब वो जो ट्रेड्स हैं, अक्सर आपको पता है ट्रेड्स तो बाय बर्थ होती है ना, और वो हर बंदे में नहीं होती। तो जब वो बाय बर्थ ट्रेड्स हैं उसके अंदर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लीडर तो बॉर्न है, लीडर तो पैदाइशी है, लीडर बनाया नहीं जा सकता। तो ये एक फिलोसफी थी जिसके मुताबिक जो लीडर्स हैं दोज आर बॉर्न। ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रेड्स जो है वो स्पेसिफिक होती हैं। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब इस पे स्टडीज की गई ना, ये 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, तो वो देखा गया कि कौन सी ऐसी खूबियां हैं कि जिसमें हम कहेंगे एग्रीमेंट हो तो हम आइडेंटिफाई कर लें जिस बंदे में वो क्वालिटीज होंगी, हम कहेंगे वो लीडर है। तो कोई एक खूबी भी लाइक आप कहें कि कॉमन नहीं थी। स्पिरिचुअल लीडर्स में और हैं, पॉलिटिकल लीडर्स में और हैं, बिजनेस लीडर्स में और हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरल लीडर्स में और हैं। तो एग्रीमेंट मुश्किल था। तो कोई 45 के करीब जो है ना लीडर्स को स्टडी किया गया, कोई 50+ जो है उनकी खूबियां आइडेंटिफाई की गई, और बड़ी कोई 4 to 5 ऐसी ट्रेड्स थी जो कॉमन थी। बाकी जो 45 या 46 ट्रेड्स थी वो डिफरेंट थी हर लीडर में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम नहीं कह सकते कौन सी स्पेसिफिक ट्रेड्स हों तो आप एक लीडर होंगे। और इसकी रियलिटी भी है कि वाकई ट्रेड्स कॉमन नहीं होती। जिस तरह एक एरिया में सारे डाकू और चोर है ना, तो वहां पे डाकू और चोरों का लीडर वो होगा जो सबसे बड़ा डाकू और चोर होगा।
तो उसके ट्रेड्स मुख्तलिफ होंगे। वो सबसे बड़ा धोखेबाज होगा, सबसे बड़ा ब्लफ करने वाला होगा, सबसे ज्यादा जो है वो धोखा दे सकेगा, सबसे ज्यादा चालाक होगा, हम कहेंगे उसमें ये खूबियां, तो वो लीडर है। एक दूसरा इलाका है जिसके अंदर सारे जो हैं वो तबलीगी जमात के लोग हैं या नमाजी परहेजी लोग हैं। तो वहां पे लीडर कौन होगा? जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा, जो सबसे ज्यादा सच बोलने वाला होगा, जो सबसे ज्यादा धोखा ना देने वाला होगा, जो सबसे ज्यादा अमानतदार होगा, जो सबसे ज्यादा लोगों के साथ पुरखलूस होगा। अब ये क्या है? यहाँ पे ट्रेड्स ही मुख्तलिफ है। दोनों लीडर हैं लेकिन दोनों की ट्रेड्स मुख्तलिफ है, तो हम कैसे कहेंगे ट्रेड्स पे एग्रीमेंट है? ठीक है। और दूसरा देखें ना कि एक एरिया की ट्रेड्स दूसरे एरिया के लिए जो है वो ट्रेड्स नेगेटिव ट्रेड्स हैं। पाकिस्तान का जना हीरो है, इंडिया का जो गांधी है वो हीरो है, हमारा हीरो उनके लिए विलन है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो अब ये चीज क्या है? ये एक डिफरेंस है। ट्रेड्स को हम डिफरेंट तरह से देखते हैं। वो हमारे लीडर की ट्रेड्स को नेगेटिवली देखेंगे, हम उनके लीडर की ट्रेड्स को माइट भी नेगेटिवली देखें। ठीक है। बट बोथ द लीडर्स हैव देयर ओन ट्रेड्स। ठीक है। तो दैट इज वाई जो है वो ट्रेड्स के ऊपर एग्रीमेंट नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए एक अप्रोच दी गई, बिहेवियरल अप्रोच। ये 1940s और 50s के दरमियान रिसर्चर्स अमेरिका में स्टार्ट हुई, मिशिगन और ओहायो यूनिवर्सिटीज के अंदर। इन्होंने कहा लीडर की ट्रेड्स नहीं होती, बेसिकली लीडर के बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर ये है ना कि हम जब किसी के साथ एक्ट या रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो हमारा बिहेवियर है। याद रखें, हम जो भी करते हैं जो विजिबल होता है लोगों को, वो हमारा बिहेवियर होता है। आप बोलते हैं, ये बिहेवियर की एक फॉर्म है। आप बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये बिहेवियर की एक फॉर्म है। आप जो है जेस्चर्स बनाते हैं, ये बिहेवियर की एक फॉर्म है। आपकी आईब्रोज की मूवमेंट, आपकी जो फोरहेड के ऊपर रिंकल्स पड़ते हैं, आपकी नोज की मूवमेंट, आपके हाथों की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट, ये सारे आपके बिहेवियर के डिपिक्शन है जो विजिबल होता है लोगों को। तो ये एटीट्यूड का वो पार्ट है जो लोगों को विजिबल होता है। तो बिहेवियरल अप्रोच, इसके मुताबिक इन लीडर के कुछ बिहेवियर्स होते हैं। अब ये दो तरह के बिहेवियर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, बिकॉज हमारे स्कोप में नहीं है, हम इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब क्योंकि जो बिहेवियर्स हैं वो तो अडेप्ट भी हो सकते हैं ना, एक इंसान अपने बिहेवियर को बदल सकता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो गुस्से पे काबू पा सकता है कोशिश करने के बाद। एक इंसान जो है वो अल्फाज बोलते हुए उसको कंट्रोल नहीं होता, वो कोशिश करे तो कंट्रोल कर सकता है। एक इंसान अपनी साउंड को अच्छा कर सकता है। ठीक है। वो चाहता है कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, वो प्रैक्टिस करे, वो हो सकती है। तो इसका मतलब ये बिहेवियर तो मॉडिफाई हो सकता है। अगर बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है, इसका मतलब लीडर बनाए जा सकते हैं। तो दिस अप्रोच बिलीव्स दैट लीडर्स कैन बी मेड। ठीक है। या लीडर्स आर ऑलवेज मेड। तो भी ये बिहेवियर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इसमें भी अगेन इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। फिर एक और अप्रोच अराइज हुई, पावर इन्फ्लुएंस अप्रोच है। ये बेसिकली साइमल्टेनियसली चली है, ट्रेट और बिहेवियरल और पावर की। जिस तरह पास्ट से ही पावर जिसके पास होती थी वही लीडर होता था ना। जिस तरह कबीले का सरदार है तो वो लीडर है, तो सरदार का बेटा ही सरदार बनता था, किंग का बेटा ही किंग बनता था। तो ये पावर इन्फ्लुएंस अप्रोच है कि एक लीडर वो है जो एक्सर्ट कर सके पावर दूसरों के ऊपर। इनिशियली तो ये होता था कि लीडर उसको समझा जाता था जो सख्त होता था, जिसका स्टाइल ऑटोक्रेटिक लीडर वाला होता था, जो जिसके अंदर नरमी नहीं होती थी, वो सख्त होता था। तो वो उसके कहा जाता था वो उसके पास पावर ज्यादा है इसलिए वो ऐसा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पावर इन्फ्लुएंस अप्रोच है वो चेंज हो रही है। अब कहते हैं पावर शेयर करने वाला लीडर जो है वो बेसिकली अच्छा लीडर है। पार्टिसिपेटरी लीडर, जो लोगों के साथ पार्टिसिपेट करता है, लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाता है, वो अच्छा लीडर है। लोगों को जो पावर देता है वो अच्छा लीडर है। लेकिन यूज ऑफ पावर ही है। तो इस अप्रोच के मुताबिक लीडर वो है जिसके पास पावर होती है। अब वो पावर या तो खुद एक्सर्ट करता है या लोगों को पावर देता है, तो वो लीडर है। ठीक है। तो इसमें ना ट्रेड की बात है, ना बिहेवियर्स की बात है, रादर पावर की बात है। अच्छा, फिर एक फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज सिचुएशनल अप्रोच। के लीडर जो है वो इफेक्टिव तब होता है जब वो सिचुएशन के मुताबिक होता है और वो सिचुएशन को देखता है। तो एक लीडर को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए। जिस तरह बिहेवियर्स की हम बात करें तो एक लीडर का बिहेवियर, सपोज मैं नाम चले बता देता हूँ, यहाँ पे दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर है और टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर है बिहेवियरल अप्रोच के मुताबिक। तो जो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर है उसमें फोकस लीडर का ये होगा कि वो टास्क करवाने के लिए ज्यादा लोगों पे एम्फेसाइज करेगा। लेकिन जब वो पीपल ओरिएंटेड होगा तो इसका मतलब ये वो टास्क पे कम और लोगों की ज्यादा वैल्यू कर रहा है। जैसे ना एक एम्प्लॉय बीमार है तो एक टास्क ओरिएंटेड लीडर फिर भी प्रेशर डालेगा कि भाई काम अपना मुकम्मल करो चाहे बीमार हो। लेकिन एक पीपल ओरिएंटेड लीडर कहेगा कोई बात नहीं यार, काम हो जाएगा, आप पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है। अब ये डिफरेंस है दोनों के बिहेवियर्स के अंदर। तो अब सिचुएशनल अप्रोच ये कहती है कि हमें सिचुएशन को देख के अपने बिहेवियर को अडेप्ट करना चाहिए, लेकिन बिहेवियर तो कांस्टेंट है ना। एक इंसान ने बड़ी मुश्किल से अपने बिहेवियर को बदल लिया है। अब वो बिहेवियर को दोबारा, सिचुएशन ऐसी है कि उसने अपने आप को पीपल ओरिएंटेड बना लिया है, सिचुएशन डिमांड कर रही है टास्क ओरिएंटेड का, तो अपने आप को टास्क ओरिएंटेड में कन्वर्ट मुश्किल से कर सकेगा, तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा।
ठीक है। तो सिचुएशनल अप्रोच ये कहती है कि लीडर अच्छा वो है जो अपने आप को हैंडल कर सके, हर सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को बदल सके। जहां ऑटोक्रेटिक बनना ऑटोक्रेटिक बन जाए, जहां एम्पावरिंग बनना एम्पावरिंग बन जाए, जहां पे पीपल ओरिएंटेड बनना पीपल ओरिएंटेड बन जाए। तो ये सिचुएशनल अप्रोच है। और सिचुएशनल के बाद इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑफ लीडरशिप है, ये इन सबको मिक्स करती है। कहते हैं ट्रेड्स भी इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है, पावर भी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और इनको इंटीग्रेट करके ये इसकी बात करते हैं। जिस तरह आज एक बहुत खूबसूरत लीडरशिप की फिलोसफी है, आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच, करिज्मेटिक लीडरशिप। जिस इंसान के अंदर करिश्मा होता है, कुछ कुछ मैजिकल, कुछ सुपर नेचुरल टाइप चीजें होती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उसमें ट्रेड्स हो सकती हैं, वो उसके अंदर जो है बिहेवियर हो सकता है। एक इंसान का बिहेवियर, आप वसल्लम का बिहेवियर सुपर नेचुरल था। आपको लोग पत्थर मारते थे, आप दुआ देते थे। ऐसा कभी आम इंसानों का हुआ है? ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सुपर नेचुरल था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के को पढ़े ना, तो उनके बारे में फिलासफी ये लिखी थी, अपनी हवारियों को सिखाते थे, तुम एक तरफ को थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दिया करो। खुद बताएं, ये हम जैसे इंसानों वाला बिहेवियर तो नहीं है ना, ये वाकई सुपर बिहेवियर है ना। ठीक है। तो ये करिज्मेटिक है, ये करिज्मा है इन लोगों का, कि उनके अंदर ट्रेड्स, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ट्रेड्स कुछ ऐसी थी, ठीक है, कि वो आम लोगों में नहीं थी। चांद के दो टुकड़े कर लिए आपने, हर इंसान नहीं कर सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, कोड़ी का बीमार का इलाज कर सकते थे। ठीक है। अब ये चीज क्या थी? ये वो ट्रेड्स हैं जो आम लोगों में नहीं है। बिहेवियर मैंने दोनों का बता दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। पावर भी थी आपके पास। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का की जो मुतवल्ली फैमिली थी उनमें से थे। आपके पास पावर भी थी, लेकिन आपने पावर को कभी नेगेटिवली एक्सर्ट नहीं किया। फिर आप फतह मक्का भी हो गई तो आपके पास पावर आ गई, लेकिन आपने कैसे एक्सर्ट किया, यू पीपल नो दैट। फिर सिचुएशन थी, आप वसल्लम हर सिचुएशन को हैंडल कैसे करते थे। आप वसल्लम एज अ फादर भी थे, एज अ लीडर भी थे, एज अ बिजनेसमैन भी थे, एज अ कमांडर भी थे। अब ये सारे कामों जगहों पे आप वसल्लम के रोल्स डिफरेंट हैं, आपने डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट चीजों को हैंडल किया हर सिचुएशन पे। ठीक है। आप कमांडर जब आप बनते थे तो आप कमांडर बन के आप फादर की तरह बिहेव नहीं करते थे, यू बिहेव लाइक अ कमांडर। जब आप बिजनेस करने जाते थे तो आप ईमानदारी का ख्याल रखते थे और ईमानदारी करते थे वहां पे। ठीक है। अब ये चीज क्या है? ये सिचुएशन है। जब आप नाना जब बनते थे तो सजदे लवे भी हो जाते थे। तो सिचुएशन वाइज आप वसल्लम ने चीजों को हैंडल किया। तो अब इन सब की इंटीग्रेशन है आप वसल्लम की जात में। अगर आप देखें तो यू कैन सी, आप हजरत ईसा अलैहि सलाम को देखें, आप बाकी नबियों को देखें, दोज आर बेसिकली लीडर्स ऑन द इंटीग्रेटिव अप्रोच। ठीक है। तो आई होप सो एवरीवन वुड हैव गॉट इट। तो अब ये लीडरशिप क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। तो लीडर जो है ये वो है जो बिजनेस को विजन दिखाएगा, जो इंस्पायर करेगा एम्प्लॉइज को काम करने के लिए और मोटिवेट करेगा उन लोगों को। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बड़ा आसान है कि लीडर जो है वो सामने मौजूद है। एक सौ बंदे ने, सोल प्रोप्राइटर ने एक बिजनेस बनाया हुआ है, स्टोर बनाया हुआ है, और स्टोर पे 20 एम्प्लॉइज है, तो 20 एम्प्लॉइज डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कोका कोला का सीईओ है और वो सीईओ जो है वो लीडर है, तो वो तो सारे एम्प्लॉइज से इंटरेक्ट नहीं कर सकता ना। तो इसलिए वहां पे उसका लीडरशिप का रोल फंक्शन डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बिहेव कर रहा होगा। तो दैट इज वाई जो लीडरशिप का रोल है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन काम वो सारे यही कर रहा होगा अपनी कंपनी के लिए। ओके। आफ्टर दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है हमारा। अब लीडर जो है, हमने अभी जैसे बात की ना कि लीडर विजन सेट करता है। लीडर की पहली खूबी क्या है? विजन देना। अब विजन तो वो दे देगा, वो विजन अचीव कैसे होगा? हु विल अचीव दैट विजन? अब अचीव होगा कैसे, तरीका क्या होगा? अब उसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अडेप्ट करनी पड़ती है कि हमारा विजन अचीव कैसे होना है, हमने विजन तक पहुंचना कैसे। तो ये सेकंड पॉइंट पर आप पढ़े ना, एज डिस्कस्ड अर्लियर, लीडर गिव्स विजन बट इट इज अचीव्ड थ्रू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब जिस हमने अभी बात की, अ लीडर में इंस्पायर थ्रू पर्सनल एग्जांपल व्हेन एम्प्लॉइज फॉलोअर्स आर क्लोजली इन लाइन विद द लीडर। बट इमेजिन व्हाट वुड बी द वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इन लार्ज कॉर्पोरेशन, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, नेस्ले। मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया है कि कोका कोला का जो सीईओ है वो लीडर है, तो क्या वो कोका कोला पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनसे उनसे इंटरेक्ट कर रहा है? नहीं इंटरेक्ट कर रहा। तो वो इंस्पायर कैसे करेगा उनको? वो उनको इंस्पायर नहीं करेगा, वो उन लोगों को इंस्पायर करेगा जो इमीडिएटली उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो फिर अपनी जगह पे लीडर बन जाएंगे, वो फिर अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करेंगे। ठीक है। अब जिस तरह रीजनल हेड होगा कोका कोला का, कोका कोला का रीजनल हेड टर्की में है, ऑफिस है इसका, तो टर्की इस पूरे रीजन का हेड है। तो वो जो टर्की का हेड होगा, इस रीजनल हेड होगा, वो कोका कोला के हेड को रिप्लाई होगा, तो कोका कोला का हेड उसका लीडर बन गया। अब जो रीजनल हेड है, दैट विल बी लीडर फॉर पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी कोक। अब पाकिस्तानी कोक का जो कंट्री मैनेजर है उसका लीडर कौन होगा? जो टर्की में बैठा रीजनल हेड है। ठीक है। और जो पाकिस्तानी लीडर है, जो कंट्री हेड है कोका कोला का, वो पाकिस्तान में जितने एम्प्लॉइज हैं उनका वो हेड होगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ लीडरशिप वुड कैस्केड, ट्रांसफर होगी एक लेवल से दूसरे लेवल तक।
एंड द रोल ऑफ स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अराइजेस, क्यों? क्योंकि अब देखें ये कौन से बंदे को मैंने रीजनल हेड बनाना है, किसको मैंने जो है वो कंट्री हेड बनाना है, ठीक है, किस तरह चीजें जो है ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी, ये लोग किस तरह एक वीएन को अचीव करेंगे जो बनाया गया होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये सारा काम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? डील्स विद, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाएं, अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है, या स्ट्रेटेजी इज अ कॉर्पोरेट लेवल मास्टर प्लान दैट एक्सप्लेन्स हाउ द कॉर्पोरेशन विल अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये मिशन का वर्ड यहाँ आया, ये मिशन है क्या, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट शेप और यू कैन से अ फॉर्मेट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे ऊपर हमारा विजन है। आप पिरामिड आपको नजर आ रही है बैकग्राउंड में, तो पिरामिड में जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं वो विजन बनाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की पिरामिड है, और आपको पता है जो टॉप पे लोग बैठे हैं वो हमेशा थोड़े होते हैं तादाद में, तो दैट इज वाई ये जो कोना आपको नजर आ रहा है ये ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। फिर सबसे नीचे जो लोग हैं वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा तादाद में हैं।